नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। गंगा दोपहर की शुरुआत करते हैं, जहां खबर बड़ी है कोरोना को लेकर। कोरोना संक्रमण पे नियंत्रण के लिए यूपी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन का दायरा अब बढ़ाया जाएगा। शुक्रवार रात से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए कोई तोड़ मिलता नजर नहीं आ रहा था। इसे देखते हुए लॉकडाउन का दायरा बढ़ाया गया है। जहां लॉकडाउन को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से कई बार कहा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगाइए, आज से नहीं, कई हफ्तों पहले ये दरखास्त थी, लेकिन उसे नहीं माना गया। लेकिन अब संक्रमण आउट ऑफ कंट्रोल है। इस चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन का दायरा बढ़ाया गया है। शुक्रवार रात से मंगलवार सुबह 7 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। विवेक त्रिपाठी का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी, उनसे जानकारी लेते हैं। विवेक, ये बताइए, यहां तक भी सुनने में आया था कि कोर्ट में, हाई कोर्ट में जज गिड़गिड़ा चुके थे, कह रहे थे कि लॉकडाउन लगा दीजिए, उत्तर प्रदेश में विस्फोट हो गया तो कोई रोक नहीं पाएगा। अब वीकेंड लॉकडाउन का दायरा बढ़ाने से क्या हम माने कि धीरे धीरे लॉकडाउन की तरफ हम बढ़ रहे हैं या बढ़ चुके हैं? जी स्नेहलता, देखिए स्थितियां बहुत खराब हो चुकी हैं। जैसा कि सरकार दावे कर रही है कि सब कुछ ठीक है, अंडर कंट्रोल है, लेकिन धरातल पर हालात वाकई बहुत खराब हैं। यहाँ पर लोग भटक रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए दौड़ रहे हैं, धूप कर रहे हैं, लेकिन एक सिलेंडर भी उनको नहीं मिल रहा है। व्यक्तिगत रूप से मेरे पास भी कई फ़ोन आते हैं, लेकिन मैं भी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। हालात ऐसे हैं कि मेरा भी कोई जो मेरे जानने वाले परिचित है, वो भी किसी तरह से लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। सरकार ये दावा कर रही है ऑक्सीजन भरपूर है, प्रचुर मात्रा में है, अस्पतालों में बेड भी हैं, लेकिन कुछ भी स्थिति ठीक नहीं है। स्थितियां यहाँ पर बेकाबू हो चुकी हैं, नियंत्रण के बाहर जा चुकी हैं। 2 दिन के लॉकडाउन से, जो वीकेंड लॉकडाउन किया था सरकार ने, उससे संक्रमण की चेन को रोकने में सफलता नहीं मिलेगी। और निश्चित तौर पर मेरा व्यक्तिगत मत है कि जो 1 दिन का 24 घंटे का और लॉकडाउन बढ़ाया गया है, उससे भी कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पर कम से कम 15 दिन के लॉकडाउन की ज़रूरत है। अभी बीते दिनों व्यापारी संगठनों ने बैठक करके, वर्चुअल मीटिंग करके ये फैसला लिया था और योगी सरकार से आग्रह किया था कि 15 दिन का लॉकडाउन लगाएं। अगर सरकार नहीं लगाएगी तो हम अपनी तरफ से 15 दिन के लिए दुकानें बंद करेंगे। और कई व्यापारी संगठनों ने अपनी दुकानें बंद भी कर दी हैं। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए कम से कम 15 दिन चाहिए। ये 2 दिन का लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू या 24 घंटे का और बढ़ा देना, अभी पहले 59 घंटे का लॉकडाउन था, उसके बाद ये 83 घंटे का हो गया, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। जहां पर धरातल पर देखेंगे तो स्थितियां बिल्कुल नहीं बदलेंगी। 3 दिन के लिए लोग अपने घरों में जरूर कैद हो जाएंगे, बाजार प्रभावित होगा, तमाम चीजें प्रभावित होंगी, लेकिन संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए ये लॉकडाउन प्रभावी साबित नहीं होगा। पता नहीं सरकार क्या करना चाहती है, क्या उनके जो नीति निर्देशक है, जो सलाह देने वाले हैं, जो टीम 11 के अधिकारी हैं, उसमें जो तमाम अफसर शामिल हैं, IAS ऑफिसर, वो किस तरह की सलाह दे रहे हैं। ये 3 दिन का लॉकडाउन इन्होंने कर तो दिया, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लग रहा है जैसे पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे थे। आज जो पंचायत चुनाव का चौथा और अंतिम चरण खत्म हुआ है, क्यों ना समझे विवेक कि जैसे ही 2 मई हो जाएगा, काउंटिंग हो जाएगी, लॉकडाउन लग जाएगा। और उससे तो ये बात साफ हो जाएगी कि सिर्फ इंतजार चुनाव का था। चुनाव से पहले जनता मरे तो मरे, जब चुनाव होगा हमारी जीत हो जाएगी तो लॉकडाउन लगा के अब हम आपकी जिंदगी बचा लेंगे। उससे पहले कोई किसी की टेंशन नहीं है। ये बिल्कुल सही कहना है आपका। ये सरकार इंतजार कर रही थी। हालांकि कई बार कई संगठनों ने और कई विधायकों ने, भाजपा के अपने जो सांसद थे, विधायक थे, जनप्रतिनिधि थे, यहाँ तक कि कोर्ट ने भी कई बार कोशिश की कि पंचायत चुनाव टाल दिए जाएं। जो पंचायत चुनाव की ड्यूटी में लगे थे, एक दुखद आंकड़ा ये है कि पंचायत चुनाव की ड्यूटी में लगे हुए शिक्षक और ये जो शिक्षा मित्र होते हैं, अनुदेशक होते हैं, उनमें 140 लोगों की करीब मौत हो गई तीसरे चरण में। 3 चरणों में 140 लोग की मौत हो चुकी है कोरोना संक्रमण से। उन्होंने मांग की, उनके संगठन ने मांग की, लेकिन सरकार ने इस दिशा में कोई फैसला नहीं लिया, प्रभावी पहल नहीं की। जो चुनाव आयोग है उसने भी कोई निर्णय नहीं लिया, जबकि हाईकोर्ट बार बार ये कहती रही, तमाम राज्यों की हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव टाल देने चाहिए, संक्रमण की दर को रोकने के लिए इतिहास याद रखेगा। ये काले पन्ने के तौर पर विवेक ये दर्ज रहेगा
हमारे यहाँ चुनाव नहीं रुके, भले इंसानियत मरती चली गई। याद रखिए कि पूरी इंसानियत आने वाले वक्त में देखिएगा ऐसा होके रहेगा। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अब अगली खबर की बात करेंगे तो 1 मई से वैक्सीनेशन की तैयारियां तेज, ऐसा कहा जा रहा है। टीकाकरण के लिए वैक्सीन का ग्लोबल टेंडर करने के लिए अब सरकार कदम उठाएगी। पहले चरण में उम्मीद जताई जा रही है कि 4 करोड़ डोज का ग्लोबल टेंडर सरकार करेगी। 10 दिन के अंदर ग्लोबल टेंडर की यह प्रक्रिया पूरी होने का अनुमान है। यूपी में 18 से 44 साल के बीच आबादी 9 करोड़ है और अब यह कवायद है कि किस तरीके से जल्द इसको जमीन पर ले आ जाए। विवेक का रुख करते हैं। विवेक, ये बताइए, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। 2 को काउंटिंग है, 1 टीकाकरण। दोनों तस्वीरें हम दिखाएंगे दर्शकों को, जरूर देखिएगा और बताइएगा दोनों की अहमियत कितनी ज्यादा है, सरकार कितनी गंभीर है, यह साफ दिखाई देगा। बताइए। जी देखिए, स्नेहलता, ऐसी स्थितियां जो पैदा हो रही हैं, टीकाकरण को लेकर वैसे भी यूपी पिछड़ा राज्य साबित हो रहा है। पिछले कई दिनों से टीकाकरण का जो लक्ष्य था वो प्रभावित हुआ है, उससे नीचे टीकाकरण आ रहा है और जो लक्ष्य था वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया कोविड के टीकाकरण के लिए, आपने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कल से शुरू की। लाखों लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया यूपी के और युवाओं ने बड़े उत्साह से किया, लेकिन यहाँ पर टीकाकरण के संसाधन ही नहीं है। अभी ये गाइडलाइन जारी नहीं हुई है कि कहाँ पर किस तरह से टीकाकरण होगा, उसके लिए कितनी भीड़ होगी, किस सेंटर में कितने लोग आएंगे, कौन डॉक्टर रहेगा, कौन स्टाफ रहेगा। जो वैक्सीन है वो जो टीका संग्रहण केंद्र है जहां पर रखे गए हैं सुरक्षित, वहां से कैसे आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी टीके की पर्याप्त मात्रा ही उपलब्ध नहीं हुई है। लाखों लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, 1 तारीख से टीकाकरण शुरू होना है, लेकिन टीकाकरण के लिए वैक्सीन ही नहीं है। अभी 1 करोड़ वैक्सीन का जो ऑर्डर दिया है उसमें से 50 लाख वैक्सीन आनी है। वो फिर यहाँ से जो स्टोरेज सेंटर है वहां जाएगी, स्टोरेज सेंटर से टीकाकरण केंद्रों पे जाएगी जहां पर लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। लेकिन उस स्पीड को भी अगर इंप्लीमेंट कर देंगे ना उत्तर प्रदेश में, कैसे हो पाएगा ये जरा समझाइए। मैंने खुद जब रजिस्ट्रेशन कराया विवेक, तो उसमें दिखा नहीं रहा है कि आपके पास डोजेस आप कहां जाएंगे। उसमें जब सब कुछ सबमिट करने के बाद पहुंच रहे हैं तो अभी भी दिखा रहा है कि 45 साल के ऊपर वालों के लिए डोजेस की संख्या भी दिखाई दे रही है। 2 से 3 डिजिट है, इससे ज्यादा नहीं है कहीं डोज। जी, चाहे वो ऑनलाइन हो या धरातल पे हो, यहाँ पर ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उनको अभी दिशा निर्देश नहीं मिल पाए हैं। जिन युवाओं ने टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है उनसे रजिस्ट्रेशन तो हो गया है, लेकिन कब होगा, किस सेंटर में होगा, ये भी जानकारी वेबसाइट पे अपलोड नहीं हो पाई है, क्योंकि नीचे के लेवल पर तैयारियां ही नहीं है। नीचे के लेवल पर कहाँ टीकाकरण होगा, कितने केंद्र होंगे, सामुदायिक केंद्र होंगे, स्वास्थ्य केंद्र होंगे, पीएचसी होंगी, सीएचसी होंगी, जिला अस्पताल होंगे या प्राइवेट अस्पताल होंगे, इसके बारे में कोई ऐसी लिस्ट तैयार ही नहीं हुई है। ये लिस्ट अब धीरे धीरे तैयार होगी। 1 मई को जो शुरुआत कही जा रही है वो शुरुआत कितनी हो पाएगी, कितने टीके हैं अभी उपलब्ध, जो अलग अलग जनपद हैं, राजधानी लखनऊ के अलावा 1 तारीख को साफ हो जाएगा, टीके पहुंचे, ये सब आंकड़ा यही इनके युवा वोटर होंगे जो लाइन में लगे रहेंगे 2022 के लिए, जो वोट देंगे 18 साल से ऊपर वाले ही होंगे, और वो अगर लाइन में लगेंगे और वो जो सच्चाई से उनका वास्ता पड़ेगा उसे वो याद रखेंगे। लेकिन ये बताइए कि 2 तारीख लॉकडाउन के दायरे में ही आ रहा है, काउंटिंग भी है, उसके मद्देनजर भी कुछ अलग तैयारी की गई है? क्या खुलेगा, क्या नहीं खुलेगा, कैसी चौकसी रहेगी? जी देखिए स्नेहलता, मंगलवार सुबह 7 बजे से खुल जाएगा। मंगलवार को 2 तारीख है और जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं तो चूंकि सब खुला होगा तो कोई रोक टोक नहीं है, किसी के आने जाने पर भी रोक टोक नहीं है। उस दिन, काउंटिंग के दिन, सबसे ज्यादा जरूरी था लॉकडाउन उस दिन लगाना। अभी आप नहीं चाहते हैं कि लॉकडाउन लंबा लगे, तो आप मंगलवार तक तो कम से कम कर देते, जिससे उस दिन, देखिए सरकार ने कह दिया है, चुनाव आयोग ने कह दिया है कि कोई जुलूस नहीं निकलेगा, विजय जुलूस नहीं निकलेंगे, कोई जश्न नहीं मनाएगा। लेकिन वास्तव में देखें अगर हम, तो वहां लोग इकट्ठे होंगे, भीड़ होगी, और इसको रोकना स्थानीय पुलिस और प्रशासन के वश में भी नहीं होगा। निश्चित तौर पे आप देखिएगा उस दिन के नज़ारे, लोग जुलूस भी निकालेंगे। हिंसा रोकने की कितनी कोशिश की पुलिस ने, प्रशासन ने, पूरी सरकार लगी रही, लेकिन चुनाव में जमकर हिंसा हुई, गाड़ियां जलाई गई, फूकी गई, मतपत्र लूटे गए, पेटियां नदी नालों में फेंक दी गई, ये सब नज़ारे सामने आए। उसी तरह से जो बयान जारी हुए हैं कि 2 तारीख को सब ठीक रहेगा, काउंटिंग के दिन सारी शांति व्यवस्था रहेगी और विजय जुलूस नहीं निकलेंगे, वो उस दिन आप देखिएगा कि कोई भी ऐसा शायद ही भीड़ भाड़ जुटेगी। तो मंगलवार चुनाव तो देख लिया और हमने खूब दिखाया कितने शांतिपूर्ण तरीके से हुआ,
अब जरा बात कर लें ऑक्सीजन संकट की। लखनऊ के बलरामपुर जिला अस्पताल से ऐसी तस्वीर आई है जहां माननीय की गाड़ी में ऑक्सीजन सिलेंडर रखवाए जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि सरकारी अस्पताल से इस तरह से किसी को व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन कैसे दिया जा सकता है। कल बाराबंकी के ऑक्सीजन प्लांट पर विधायक की गाड़ी में सिलेंडर ले जाकर भरवाने और रखवाने का वीडियो वायरल हुआ। एक और आम आदमी एक एक सिलेंडर के लिए प्लांट के बाहर घंटों धूप में खड़ा है, लाइन में लगा है। वहीं दूसरी ओर रसूखदार किसी नियम को मानने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। लखनऊ की तस्वीर भी देख लीजिए, बाराबंकी भी इसी लाइन में है। आप लाइन में लगे रहिए, माननीय की गाड़ी आएगी जिसे आपने चुनकर वहां पहुंचाया है, आपने ही चुन के पहुंचाया है। और वो लाइन को, वो क्यू को कैसे जंप कर जाते हैं आपकी आंखों के सामने है। विवेक, ये दोनों तस्वीरें दर्शक देख रहे हैं। इसी बीच अब लग रहा है कि जान पे बन आई है हर किसी की, क्या छोटा क्या बड़ा। और ऐसे में जिसके पास जितनी पावर है वो अपनी जान बचाने में पहले लगा हुआ है। जी बिल्कुल स्नेहलता, स्थितियां ऐसी ही हैं जैसा आप बता रहे हैं नज़ारे वहाँ के बलरामपुर अस्पताल और बाराबंकी के। तो सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है, इशारा कर चुकी है कि सरकार के भरोसे मत रहिए, अपने भरोसे रहिए, खुद के भरोसे रहिए। लोग खुद के भरोसे छोटे छोटे सिलेंडर लेके जो घर में आइसोलेट हैं, जिनके परिवार के लोग आइसोलेशन में हैं, वो सिलेंडर के लिए भटक रहे हैं। वो लोगों को फ़ोन कर रहे हैं, सिफारिशें लगवा रहे हैं। एक एक सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है, सरकार कर रही है, सब है, सारी व्यवस्था है। ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में, तमाम टैंकर भी आ चुके हैं, कंटेनर भी आ चुके हैं, बोकारो से आ चुका है, कोई हवाई जहाज से आ रहा है। व्यवस्थाएं तो सब हो रही है, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं है। आप देखिए बलरामपुर अस्पताल में प्रभावशाली लोगों को ऑक्सीजन मिल रहा है। जो आम आदमी है वो प्लांट के बाहर सैकड़ों लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं, उनको ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल रहा है। लोग ब्लैक में भी खरीदना चाहते हैं। एक एक सिलेंडर जो 500 रुपए का होता है उसके ये माननीय भी वहीं चले जाते तो एक आध सिलेंडर काम वाले इंसान को मिल जाता। छोड़िए, ये हालात हैं, इस पर नजर बनी रहेगी। और आगे बढ़ते हैं। वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर के मामले में प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने बीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, जितनी वैक्सीन यूपी को चाहिए उतनी देश में उपलब्ध नहीं है। यूपी में कोरोना संक्रमण आउट ऑफ कंट्रोल है, नियंत्रित करने के लिए तत्काल वैक्सीन की जरूरत है। इसके साथ ही प्रदेश में 1 करोड़ स्वदेशी वैक्सीन आने वाली है, कब नहीं बताया। 1 तारीख से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ग्लोबल टेंडरिंग में जाएगी। क्या तैयारियां हैं, बात करने के लिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना जी हमारे साथ में हैं। खन्ना साहब, क्या तैयारियां हैं, ग्लोबल टेंडरिंग में जा रहे हैं आप लोग? माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी अध्यक्षता में इस वैक्सीनेशन को लेकर एक कमेटी बनाई थी। उसमें माननीय जयप्रताप जी और माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी हैं। तो हम लोगों ने यही संस्तुति की है कि जो 1 तारीख को वैक्सीनेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 18 साल से ऊपर के लोगों का अनाउंस किया है, उत्तर प्रदेश सरकार उसको पूरी शिद्दत के साथ लागू करेगी। और हमने पहले फेज़ में 50-50 लाख वैक्सीनेशन का ऑर्डर दे दिया है। 50 लाख वैक्सीन कोविशील्ड की और 50 लाख कोवैक्सीन की। ये ऑर्डर पहले दे दिया जा चुका था 1 हफ्ता पहले। अब चूँकि ये प्रोग्राम काफ़ी बड़ा है और हमको वैक्सीन काफ़ी चाहिए है, तो इसलिए अभी हमारी कमेटी ने ये संस्तुति की है कि इसको ग्लोबल टेंडर के माध्यम से इसको हासिल किया जाए और इस प्रोग्राम को पूरी सावधानी के साथ पूरे मनोयोग से चलाया जाए। आखिरी सवाल है सर, क्या भारत सरकार सपोर्ट नहीं कर रही थी जो ग्लोबल टेंडरिंग में जाना पड़ा हम लोगों को? नहीं, भारत सरकार तो सपोर्ट कर ही रही है। भारत सरकार के कहने से देखिए, आज कोविशील्ड ने प्रधानमंत्री जी के अनुरोध पर 400 से रेट जो है वो 300 में कर दिया। तो भारत सरकार तो सपोर्ट कर ही रही है। वैक्सीन जैसे कि जो बहुत बड़ी संख्या में वैक्सीन ऑर्डर करना है, तो ग्लोबल टेंडर में जा रहे हैं, तो इतना वैक्सीन क्या अवेलेबल इंडिया में नहीं हो पा रहा? जितनी क्षमता है उतनी तो बनाएंगे और क्षमता बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। लेकिन जितनी क्षमता फिर भी है उतनी बढ़ाएंगे। लेकिन हमको जल्दी चाहिए, जो जिस प्रकार से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी ये हो।
चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना है। साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में केसेस बढ़ रहे हैं उस लिहाज से वैक्सीन की उपलब्धता नहीं है और ऐसे में ज़रूरत है ग्लोबल टेंडर करने की। जल्द से जल्द ग्लोबल टेंडर करके वैक्सीन मंगाई जाएगी और उत्तर प्रदेश के लोगों को निःशुल्क वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं कि हमने वैक्सीन डिप्लोमेसी की है, हमने वैक्सीन दुनिया को बांटने के कॉन्ट्रैक्ट किए थे, ये हाथ आगे बढ़ाया था और अब हम कह रहे हैं कि हमें भी वैक्सीन चाहिए, अब हमें बाहर से मंगाएं। खैर आगे बढ़े, बात करें अगली खबर की। कोरोना संक्रमित पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा नेता हाजी रियाज अहमद का शव जैसे ही अंतिम संस्कार के लिए उनके पैतृक गांव पहुंचा, गांव गौहर में हाजी समर्थकों की हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हो गई। कहीं ना कहीं कोरोना से हुई मौत पर कोरोना प्रोटोकॉल के आगे ये देखिए जन समर्थकों का हुजूम तो है। यही नहीं, पीपीई किट उनके चेहरे से हटाकर समर्थकों ने उनके अंतिम दर्शन भी किए। नोएडा से खबर है, सीएमओ कार्यालय पर रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए तीमारदारों की लंबी लाइन लगी है और इसी बीच अब इंजेक्शन लेने के लिए 2 सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिए गए हैं। प्राइवेट अस्पताल को अब लिख कर देना होगा कि इंजेक्शन अस्पताल स्टॉक में नहीं है, इसीलिए मरीज को जरूरत है। वहीं अस्पताल को लिख कर देना होगा कि मरीज को रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत क्यों है। ये 2 चीज है जिसके सर्टिफिकेट के साथ अब सीएमओ कार्यालय के बाहर है। ये दोनों फैसले क्यों उठाने पड़े? क्योंकि कई अस्पतालों से ऐसी खबर आ रही थी कि उनके पास रेमडेसिविर होते हुए भी वो कई बार बाहर भेज देते थे, तीमारदार परेशान रहते थे और कई बार ऐसा भी देखने को मिला कि रेमडेसिविर की जरूरत थी नहीं तो भी रेमडेसिविर दी गई है, क्योंकि इसके क्लियर कट इंडिकेशन है ये इतनी कारगर है कि नहीं ये कहीं मेंशन नहीं है। हम इसमें एक विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं जिसमें ये उनको 2 सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे। एक जहाँ पर वो लिख रहे हैं उनको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जिसमें ये लिखा होगा कि उसकी उस डेट में उनके पास स्टॉक बुक में वो अवेलेबल नहीं है उस दिन रेमडेसिविर, क्योंकि रेमडेसिविर के लिए दूसरा ये देंगे वो कि इस मरीज को क्यों ज़रूरत है, क्या उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर रहा है या सीटी वैल्यू बढ़ रही है, क्या हो रहा है। तो ये दोनों सर्टिफिकेट होंगे, हम सबको प्रोवाइड कराएंगे, सरकार प्रोवाइड कराएगी सबको। मेरठ के एविज अस्पताल ने डीएम को चिट्ठी लिखकर गुहार लगाई है कि अस्पताल के पास सिर्फ शाम तक की ऑक्सीजन बची है और अस्पताल में 10 नवजात बच्चों का इलाज चल रहा है। ऐसे में प्रशासन ने डीएम और सीएम योगी से मदद की गुहार की है। बस शाम तक की ऑक्सीजन है, कहना है इस अस्पताल का। कई बच्चे हैं जिनका इलाज चल रहा है। खबर है बिजनौर से, जहां बिजनौर में जिला संयुक्त अस्पताल का हाल बेहाल है। डॉक्टरों पर मरीजों को नहीं देखने का आरोप लग रहा है। अस्पताल में मरीज तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हैं। इलाज के लिए मरीजों को परेशान दिख रहे हैं ये जो तीमारदार आपके सामने। बिजनौर का अस्पताल है और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बद से बदतर। क्या कहा जाए इन तस्वीरों पे, शब्द ही नहीं बचते हैं। क्या बोलें, और आप खुद देखकर ही समझ सकते हैं क्या बाकी बचा है इसमें समझाने लायक। वही रोज रोज की कहानी, जहां पर कहीं ऑक्सीजन नहीं तो कहीं दवाई नहीं। इसके अलावा कोविड के पेशेंट्स के साथ जो नॉन कोविड पेशेंट हैं, उनकी बीमारी के लिए, इलाज के लिए दूर दूर तक कोई नहीं है। डॉक्टर्स के हाथ बंद गए हैं, ऑक्सीजन नहीं है तो कहीं दवा नहीं है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।